So hello everyone. In this particular video, we are going to learn about NPA, a very important topic as per bank exams point of view. What is NPA? So the full form first. NPA is non-performing assets. As the name suggests, we can get a hint कि ये क्या होता है. नॉन परफॉर्मिंग मतलब कोई एसेट है, मतलब तुम्हारे लिए वो एसेट था, लेकिन अब वो एसेट की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब वो एसेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है. सो फर्स्ट लेट्स नो व्हाट इज़ एसेट. आई विल गो लाइक वेरी डीप इनटू दिस. एसेट क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपको आपकी संपत्ति है एंड वो आपको कोई ना कोई लाइक प्रॉफिट दे रही होती है, या कोई भी आपका उससे इनकम जनरेट हो रहा है, या फिर वो जस्ट इट इज़ योर ओनिंग, मतलब आप उस चीज़ को ओन करते हो. जैसे आई हैव अ कार, दैट इज़ माई एसेट. कुछ टाइम बाद मैं जब उसे बेचूंगी तो मुझे उससे पैसा मिलेगा एंड आई कैन सेल इट. क्यों? क्योंकि वो मेरी है. दैट बिलोंग्स टू मी ओनली. सो दैट इज़ वॉट वी से अ एसेट. अब किसी भी बैंक के लिए एसेट क्या होता है? उनके पास जो पैसा है वो उनका एसेट है? नो. द मनी दे हैव इट्स समवेयर रिलेटेड टू द लाइबिलिटीज़. हाउ? क्योंकि वो उन्होंने जनरेट की है बाय टेकिंग डिपॉजिट्स ऑफ पीपल. वो मनी लोगों का है, वो उनका नहीं है. जो बैंक में डिपॉजिट हो रखा है अमाउंट, वो उनका नहीं है, वो लोगों ने डिपॉजिट किया है. मैंने अगर डिपॉजिट किया है, अगर मैंने डिमांड डिपॉजिट किया है, मैं कल जाके मांगूँ, उन्हें मुझे देना पड़ेगा. अगर मैंने टर्म डिपॉजिट किया है, मैं कभी भी मतलब एक ड्यूरेशन के बाद, या जो भी मेरा टर्म है या मेरा टेन्योर है, उसके बाद मैं जाऊँ या उससे पहले भी जाऊँ विद अ नोटिस पीरियड, वो मुझे उन्हें वो मुझे अमाउंट देना ही पड़ेगा. तो दैट इज़ व्हाट इज़ लाइबिलिटी फॉर द बैंक. तो बैंक का एसेट क्या है? बैंक का एसेट बेसिकली है जो भी लोन उन्होंने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराया है, वो उनका एसेट है. हाउ? क्योंकि अब उन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया है, फर्स्ट थिंग वो इनकम जनरेट कर रहा है. कैसे? उस पर इंटरेस्ट आ रहा है. सेकेंडली, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद दे कैन आस्क द कस्टमर टू रिटर्न दैट लोन. जो भी उनका लाइक डिसाइडेड है कि 5 साल के लिए लोन लिया है किसी ने, या वट एवर इज़ द प्रोसेस, इतना डीप डाइव की ज़रूरत नहीं है. जो उन्होंने पैसा दिया है वो अल्टीमेटली उनके पास आने वाला है. तो वो मनी है किसका? वो उनका पैसा है जो उन्होंने लोन या एडवांसेस के थ्रू कस्टमर को दे दिया है. दैट इज़ एन एसेट फॉर द बैंक. नाउ अब जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो नॉन परफॉर्म वो कब करेगा? या तो वो जो इंटरेस्ट है वो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, है ना, या तो जो एसेट है उसी के आने की ही संभावना ख़त्म हो गई है, उसी की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है कि उस अमाउंट को कभी हम रिकवर भी कर पाएंगे. सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट. इट इज़ an loan or advance on which the principal amount or interest is not given for a period of 90 days or more. Now there are few examples. Business loan can convert into an NPA. Personal loan can be converted into NPA. Credit card loan या debt can be converted into NPA. So now there are 3 types of NPA. We have discussed the meaning in depth, I guess. Now let's move to the types of NPA. So we can say these are NPA, we can say these are stages of NPA also, because they work in stage or flow. So first is substandard NPA, doubtful NPA, loss NPA. सो हमने देखा नॉर्मली NPA कब कन्वर्ट हो जाता है? जब उसका प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 90 डेज़ या फिर 90 डेज़ से ज़्यादा तक आ नहीं रहा है. तो जैसे ही 90 डेज़ हो गए, हमने कहा चलो भैया ये फ़ाइल NPA में कन्वर्ट हो गई, ये एसेट हमारा NPA में कन्वर्ट हो गया. लेकिन अब 90 डेज़ भी हो गए. अब उसके बाद कुछ केसेस में ये भी होता है भैया 90 दिन के बाद पैसा रिकवर हो रहा है, और कुछ केसेस में ये होगा कि पैसा नहीं रिकवर हो पा रहा है. तो 90 दिन के बाद अगर 12 महीने तक और कोई हमारा NPA वही NPA और 12 मंथ्स के लिए NPA रहता है, तो वो बन जाता है सबस्टैंडर्ड NPA.
दैट इज सबस्टैंडर्ड एनपीए की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एसेट इज क्लासिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एनपीए व्हेन इट रिमेन्स एन एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। मतलब 12 महीने या 12 महीने से कम तक वो एनपीए रहता है तो उसको हम सबस्टैंडर्ड एनपीए बोल देते हैं। अब आ जाते हैं डाउटफुल एनपीए पे। तो डाउटफुल एनपीए क्या हो जाता है, अब हमने देखा एसेट था, 90 दिन के बाद हमने देखा उस पर 90 दिन तक कुछ अमाउंट नहीं आया, वो एनपीए बन गया। अब 90 दिन के बाद फिर ड्यूरेशन की टिक टिक शुरू हुई और उसके बाद जितना भी मतलब एनपीए से लेकर के मतलब सपोज़ 1 महीना हुआ, 2 महीने फिर पैसा नहीं आया, 3 महीने पैसा नहीं आया, 12 महीने तक पैसा नहीं आया, तो उसे हम सबस्टैंडर्ड एनपीए के स्टेज पे रखते हैं। लेकिन अब सबस्टैंडर्ड के बाद भी अगर 3 साल मतलब 1 से 3 साल वाला जो ड्यूरेशन है उस बीच में भी पैसा नहीं आ रहा तो उसे हम डाउटफुल एनपीए बोल देते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डाउटफुल एनपीए क्या है? एन एसेट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल एनपीए व्हेन इट रिमेन एज एन एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर्स। मतलब एनपीए बना, 90 दिन तक पैसा नहीं आया था एसेट पे, हमने घोषित कर दिया कि ये एनपीए है। अब 1 साल और हो गया उसके बाद, अब हमने कह दिया ये सबस्टैंडर्ड एनपीए है। 1 साल तक जितना भी ड्यूरेशन था तब तक वो सबस्टैंडर्ड एनपीए रहा। उसके बाद 3 साल, 1 से 3 साल के समय में उसे हमने कह दिया वो डाउटफुल एनपीए है। अब डाउटफुल एनपीए के बाद अब हमें पता चला कि अब लगता है कि इस अकाउंट पे पैसा, इस फाइल पे पैसा मिलने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची है, तो उसे हम कह देते हैं लॉस एनपीए। तो ये स्टेजेस में वर्क करता है। फर्स्ट एक एसेट बना, 90 डेज़ में हमें पता चल गया कि 90 दिन तक इस पे पैसा नहीं आया, हमने कहा ये एनपीए हो गया। फिर हमने देखा कि 1 साल तक मतलब 12 महीने के कम ड्यूरेशन तक पैसा नहीं आ रहा है, हम उसे कह रहे हैं वो सबस्टैंडर्ड एनपीए हो गया। फिर 1 से 3 साल तक हमें दिख रहा है कि वो एनपीए ही बना चला रहा है, तो हमने उसे कह दिया वो डाउटफुल एनपीए हो गया। और अब 3 साल के बाद एक पॉइंट पे हमें ऐसा लगा कि इस फाइल पे इस एसेट पे हमारा पैसा रिकवर ही नहीं हो पाएगा, उसे हमने कह दिया, क्या कह दिया? उसे हमने कह दिया लॉस एनपीए। तो एक एसेट इज क्लासिफाइड एज लॉस एनपीए व्हेन द मनी इज अनकलेक्टेबल। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एनपीए प्रोविजनिंग, जीएनपीए एंड एनएनपीए। ये 3 टर्म्स हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए इन तीनों टर्म्स को एक साथ पढ़ना है हमें। तो एनपीए प्रोविजनिंग क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोविजन क्या होता है और प्रोविजनिंग, इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं। तो प्रोविजन बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि कोई झटका लगने वाला है, उससे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो बहुत पहले से ही मैरिज के लिए, बच्चों के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं, पेनी बाय पेनी, और जिस तरीके से भी दे स्टार्ट इन सिक्योरिंग या साइड करना शुरू कर देते हैं एक अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उन्हें पता है बाद में ये अमाउंट ऑफ मनी हमें चाहिए होगा, तो इसीलिए वो सेव करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोविजन इज समवट लाइक दैट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी एनपीए, हमें पता ही है कि बैंक को भी ये चीज़ पता होती है कि इतना, मतलब अगर उनके 100 लोगों को उन्होंने लोन दिया है तो उन्हें लगता है ये 5-10% तो एनपीए बन ही जाएगा। तो वो सोच के चलते हैं कि जब एंड में मुझे ये 5-10% का झटका खाना ही है तो क्यों ना मैं इसके लिए पहले से ही एक प्रोविज़न बना लूँ, ताकि जब मेरी बैलेंस शीट में ये चीज़ दिखाई दे तो ऐसा मतलब एकदम सडन लॉस ना दिखाई दे। इसीलिए वो उस चीज़ का एक प्रोविज़न क्रिएट करते हुए चलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं एनपीए प्रोविज़न या एनपीए प्रोविज़निंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनपीए प्रोविज़न इज़ एनपीए प्रोविज़निंग। तो एनपीए प्रोविज़निंग की डेफिनेशन क्या है? क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर रिकवरी ऑफ द एनपीए। मतलब जो भी एनपीए हमारा रिकवर नहीं हो पाता है उसके लिए हम एक प्रोविज़न बना के चलते हैं, ताकि जो लॉस आने वाला है आगे उससे हमारे फर्म को झटका ना लगे। तो सपोज़ मान के चलते हैं कि हमने एक प्रोविज़न क्रिएट किया है 3 करोड़ का, हमने सेट असाइड कर लिया है। अब क्या हुआ, एक्चुअल एनपीए जो हो गया, सपोज़ हमने मान के चला हमें 10 करोड़ का हमने लोन दिया था, 5 करोड़ की रिकवरी हो गई और 5 करोड़ हमारा एनपीए का अमाउंट आता है, क्योंकि 10 में से 5 रिकवरी हुई, 5 हम रिकवर नहीं कर पाए, तो वो हमारा एनपीए हो गया। तो ये जो अमाउंट आ रहा है ये एक्चुअली है ग्रॉस एनपीए। जब हम लोन अमाउंट जितना दिया और उसमें से रिकवरी को हटा देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब जब इस अमाउंट में से, ग्रॉस एनपीए में से
हम प्रोविजनिंग का अमाउंट हटा देते हैं। जैसे हमने 3 करोड़ का प्रोविज़न बना के चला था, हमारा 5 करोड़ का घाटा हो गया। तो अब क्या हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 5 करोड़ का घाटा हो गया, हमें इतना ज़्यादा सडन शॉक में आने की ज़रूरत नहीं है। हम वो 3 करोड़ जो हमने साइड करके रखे थे, उससे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ग्रॉस एनपीए में से हम जो एनपीए की प्रोविजनिंग है 5 करोड़ में से 3 करोड़ माइनस कर देंगे, तो हमारा एनएनपीए आ जाएगा, नेट परफॉर्मिंग एसेट आ जाएगा, दैट इज़ 2 करोड़। तो अब ये चीज़ समझ आई कि हम सडनली ये सोचते ओहो 5 करोड़ का घाटा हो गया। इससे अच्छा है कि हम एक प्रोविज़न बना के चलते हैं, धीरे धीरे उस प्रोविज़न में हम पैसा डालते रहेंगे, और जब भी हमारा जो भी एनपीए का अमाउंट होगा उससे हम उसे एडजस्ट करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमें सडन एक शॉक नहीं लगेगा कि हमारा इतना बड़ा अमाउंट लॉस में चला गया। तो ये 3 टर्म्स हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। एक बार इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनपीए प्रोविजनिंग, it is a mandatory practice where bank set aside a portion of their profits to cover potential future losses from NPA, and it shall maintain a financial stability within the bank. Second, gross NPA, the difference between the loan given by the banks and the amount recovered is called gross NPA. Net NPA या फिर NNPA, the amount left after recovering or provisioning from NPA provisioning is called net NPA. So this was for NPA. This video was all about NPA. These are the main topics that are important as per bank point of view, where we learned about NPA कि NPA क्या होता है, types of NPA, 3 types होते हैं, substandard, doubtful and loss, and then हमने पढ़ा NPA provisioning, GNPA, NNPA. So I'll come up with more such videos. Stay tuned. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.